कोई स्टेज पर व्हेन दे आर इनवाइटेड, तो सबसे पहले वो अपना एक बहुत लंबा बड़ा ब्रीफ तारुफ कराना चाहते हैं ताकि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। जबकि मैंने इंटरनेशनल फोरम्स पे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोग्राम जो सेमिनार्स अटेंड किए हैं, तो वहाँ पर ये रिवायत और ये रुझान बहुत कम देखा है कि बहुत तवील अपना तारुफ कराते हैं और उसके बाद अपनी बात का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा मौजू है दैट इज़ हाउ टू get yourself managed or preparing yourself for a professional world. And that's, I think, a very important topic, especially for those graduates or students who deem to join some organization or present their services in the professional world, and they are preparing for themselves to get into the professional world. So they always have a question in their mind that what are the requirements or expectations of the professional world. कि जब हम जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ हम सीख रहे हैं, जब हमें आगे जाकर उसको डिलीवर करना है, तो एक तो अपनी कॉम्पिटेंसी की बेसिस पे जो हमारे पास टेक्निकल नॉलेज है, जो हमारे पास जिस चीज़ का इल्म है, उसको उसको उसकी इम्प्लीकेशन करनी है। लेकिन इसके साथ-साथ क्या सिर्फ काम इसी अंदाज में करना कि मेरी टेक्निकल नॉलेज की एग्जीबिशन हो, सिर्फ यही वो चीज़ है जो रिक्वायर्ड है, या इसके अलावा देयर आर सम अदर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माई सेल्फ व्हेन आई एंटर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड दैट्स अ क्वेश्चन दैट वी और एवरी स्टूडेंट यूज्ड टू हैव इन देयर माइंड, एंड दैट इज नीडेड टू बी आंसर्ड। मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, और वो ये कि हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी करिकुलम में प्रोफेशनलिज्म पे और एथिक्स पे और ये जो अहम मौज़ूआत हैं कि जो प्रोफेशनल वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हैं, उन पर बहुत डिटेल सब्जेक्ट, कोई कोर्स या इस तरह का करिकुलम मौजूद नहीं है कि जिसके नतीजे में वो अपने आप को पॉलिश और ग्रूम कर सकें बिफोर दे एंटर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आप आ जाते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, आपकी आपकी जॉब शुरू हो जाती है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाज़ गलतियों की वजह से आपको जिन चीज़ों का देर में अंदाजा होता है या उनका अदराक होता है, तो बाज़ औक़ात अपना ट्रस्ट या अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो बहुत अच्छा हो कि पहले से कोई हमें बताए। जो दर्सगाहें होती हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो यहाँ पर इनका मकसद तालीम और तरबियत दोनों हैं। हम अमूमी तौर पर इदारों को सिर्फ एजुकेशन तक महदूद रखते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट का काम सिर्फ एजुकेशन देना है। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि तरबियत फिर अगर यहाँ नहीं है, तो फिर क्या हम ये समझते हैं कि सिर्फ घरों में तरबियत होनी चाहिए, या ये जो करेक्टर बिल्डिंग है, या ये जो प्रिपेयरिंग फॉर सेल्फ आपने जैसे बात की प्रोफेशनलिज्म की, तो ये फिर कौन जो है वो स्टूडेंट्स को या ग्रेजुएट्स को देगा? तो आई बिलीव दैट इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन दी करिकुलम ऑफ द यूनिवर्सिटी। बहरहाल, अब मैंने थोड़ा बहुत जब इस मौजू को देखा और आप लोगों की दिलचस्पी मुझे मालूम चली कि आप लोग कुछ इसके हवाले से सीखना चाहते हैं, तो having something into my observations, what I have observed over the period of time in the corporate world, and some generic और बहुत general चीज़ें हैं कि जो मैं समझ रहा था कि आज आप लोगों के साथ डिस्कस की जानी चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मतलब कोई आपको जो आपकी जो रूटीन क्लासेस होती हैं उस तरह से कोई क्लास लेना नहीं है, बल्कि उस इट विल एक्चुअली हेल्प मी और सपोर्ट मी टू deliver my opinion or to deliver my point. So अब ये करते हैं कि होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग अगर आप अलाउ करें होस्ट मुझे स्क्रीन शेयर करने की, तो आई कैन शेयर दी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद यू पीपल। सेशन की होस्ट वो प्लीज इफ शी कैन अलाउ मी विद द एक्सेस टू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो मैं इसको यहाँ प्रेजेंट कर सकूंगा। Yes, sir. I think she is doing. Okay, good. तो जब तक वो ये कर रही हैं, तो मैं थोड़ा सा और अपने मौजू को, अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, आपकी प्रोफेशनलिज्म जो है, अभी हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं तो उससे बुनियादी तौर पर क्या मुराद होती है, व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म, इसका भी मैं भी आपके सामने तस्करा करता हूँ। लेकिन उससे पहले जो प्रोफेशनलिज्म है वो बुनियादी तौर पर एक इंडिविजुअल क्यों अपने आप को प्रोफेशनल बनाना चाहता है या एग्जिबिट करना चाहता है, उसका मकसद असल में है कामयाबी, सक्सेस। प्रोफेशनलिज्म इज बेसिकली एम्ड फॉर सक्सेस, अपनी कामयाबी के लिए।
और वो कामयाबी आपकी एथिकल कामयाबी, आपकी कॉर्पोरेट कामयाबी, आपकी रिलीजियस, आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी की हर एतबार से टू गेट सक्सेस। और जो सक्सेस का मयार है वो 2-3 एस्पेक्ट से हम देख सकते हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब हम देखें कि हमारी जो सक्सेस है, तो क्या स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? Yes, sir. लेकिन ये जो है वो शीजा कामराज स्क्रीन शेयर हो रही है। Am I allowed to share? No, I'm not still allowed to share my screen. होस्ट, आप जो भी होस्ट हैं उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करना होगा प्रेजेंटेशन, बिकॉज आई एम द पार्टिसिपेंट इन दिस सेशन उनसे दैट कह आई देती हूँ। कैन। I think there is something wrong. Uh, Sir, check now. yes, it's visible. Okay, thank you, thank you. Welcome. ठीक है। अब आप लोग ये बताइए, आपको नजर आ रही है ये प्रेजेंटेशन? Yes, sir. Sir. Absolutely. Okay, that's great. So now see, मैं आपसे बात कर रहा था सक्सेस की। एक इंडिविजुअल की जो सक्सेस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो कई एस्पेक्ट से देखी जा सकती है, या उसकी जो प्रोफेशनल एटीट्यूड की एग्जीबिशन है उसको हम 2-3 एस्पेक्ट से देख सकते हैं। आपके सामने मैंने अभी एक ग्राफ ओपन किया है, दैट इज बेसिकली एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रेटिंग। देखिए, एक इंडिविजुअल जो किसी इदारे के अंदर काम कर रहा होता है, तो उसको पूरे साल की उसकी जो कारकर्दगी है और उसकी जो इंडिविजुअल इनहेरिट आप कह लीजिए उसका कैरेक्टर है और उसकी जो कॉम्पिटेंसी है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने डेवलप की है, तो उसको साल के इख्तिताम पर हम रेट करते हैं, उसकी 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 रिकॉग्निशन, उसको अप्रेज करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग करते हैं, जिसके नतीजे में उसकी प्रमोशन होती है या उसको इंक्रीमेंट्स देते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये मेरे, फॉर एग्जांपल, मेरे डिपार्टमेंट में, मैं एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर हूं और मेरे पास 10 एम्प्लॉइज, देयर आर 10 एम्प्लॉइज अंडर माय सुपरविजन, मेरी टीम में 10 लोग हैं। तो मुझे साल के इख्तिताम पर उनकी रेटिंग करनी है, उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग करनी है। इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस, कि जो हर इदारे के अंदर हो रहा होता है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल के नतीजे में ही फिर इंक्रीमेंट्स और उसको बेनिफिट्स दिए जाते हैं और उसको प्रमोशन की जाती है। अमूमी तौर पे ये जो प्रमोशन होती है या ये जो रिकॉग्निशन होती है, हम इसको ये नहीं करते कि तमाम लोगों को हमने एक ही रेटिंग दे दी कि सारे लोग एक्सीलेंट है, सबने बहुत अच्छा काम किया, ये नहीं होता। बल्कि हमें लोगों को कैटेगराइज करना होता है, हमें लोगों को रेट करना होता है, ग्रेडिंग करनी होती है कि हु इज द टॉप मोस्ट परफॉर्मर, सबसे अच्छा किसने साल परफॉर्म किया है, और उसकी परफॉर्मेंस में उसकी कारकर्दगी, यानी उसने अपने गोल्स को अचीव किया या नहीं किया। इसी तरीके से उसका एटीट्यूड और बिहेवियर थ्रू आउट द ईयर। कोई एक इंडिविजुअल है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उसका एटीट्यूड और बिहेवियर towards the management या towards his subordinates या towards the team या towards the customer वो बहुत अच्छा नहीं रहा। तो लिहाजा परफॉर्मेंस के साथ साथ उसको उसके बिहेवियर पर भी हम रेटिंग देते हैं, और इसके साथ साथ उसकी कॉम्पिटेंसी पे भी, कि हाउ मच ही और शी कॉम्पिटेंट इन हिज और हर वर्क इज, तो हम उस पर भी उसको।
तो ये जो रेटिंग देते हैं अमूमी तौर पे जो इदारों के अंदर मॉडल यूज किया जाता है फॉर रेटिंग, दैट इज बेसिकली दिस बेल कर्व मॉडल। ये जो आपको एक कर्व नजर आ रहा है इसको हम अपनी मैनेजमेंट की इस्तिलाह में कहते हैं बेल कर्व मॉडल। बुनियादी तौर पर इसमें हम ये बिलीव करते हैं कि तमाम ही लोग इदारे के अंदर काम करने वाले वो यकसा नहीं होते, उनकी परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं होती है। किसी की हाई परफॉर्मेंस होती है, किसी की एवरेज लेवल होती है, किसी की लो परफॉर्मेंस होती है। तो दिस वेरीज, और ये हर साल ये रेटिंग की जाती है कि भाई इस साल किसने सबसे जबरदस्त परफॉर्म किया है, किसने कम किया है। तो हम जो 100% का टोटल हमारे पास एक स्केल होता है उसमें से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि भाई कुछ लोग आउटस्टैंडिंग होंगे, कुछ लोग जिन्होंने जो है वो एक्सीड एक्सपेक्टेशन यानी वन स्टेप बिलो दी आउटस्टैंडिंग, और मेजॉरिटी लोगों को हम यूजुअली रेट करते हैं मीट एक्सपेक्टेशन में, क्योंकि अमूमी तौर पे इदारे के अंदर लोग कहते हैं कि यार ये मेरा काम था, ये मैंने कर दिया, नाउ इट्स ऑल, मेरी यहीं तक जिम्मेदारी थी और मैंने यहाँ तक कर दिया। बाज लोग होते हैं कि जो मीट एक्सपेक्टेशन से भी एक स्टेप बिलो होते हैं और दे नीड इम्प्रूवमेंट and they need training and they need counseling and they need coaching and they need some suggestions from the supervisors or from the management। तो इनको हम जो है वो उससे नीचे रैंक करते हैं। और एक होते हैं बिल्कुल ही जो स्लो परफॉर्मर या बिल्कुल जो जिनको कहते हैं स्टेगनेंट एम्प्लॉइज जो अनएक्सेप्टेबल होते हैं। तो इस तरीके से हम उन लोगों को इस पूरे स्केल के अंदर कैटेगराइज करते हैं। आपके ख्याल में जो लोग प्रोमोट होते हैं या जो लोग मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहे होते हैं, या आपके ख्याल में वो लोग कि जो इदारे को रिक्वायर्ड होते हैं वो किन ग्रेड्स में लाई कर रहे होते हैं इन पांचों में से? Would anyone of you please answer this question? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई थिंक कि आपने जो रेंजेस बताए उसमें रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट के आई थिंक सेगमेंट में वो लाई करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो मीट कर रहे हैं अपनी एक्सपेक्टेशन बट दे हैव पोटेंशियल टू इम्प्रूव। चलिए जी, आपकी ये ओपिनियन है, और कोई इससे इत्तेफाक करे या इससे इख्तिलाफ करना चाहेगा इनकी इस कमेंट से? So how many participants are here right now? 21 participants. Good. तो 21 में से एक इंडिविजुअल है कि जिसने आंसर किया क्वेश्चन को। एक्चुअली देखिए, मेरा सवाल ये था कि मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन या मैनेजमेंट के रिक्वायर्ड लोग कौन है? वो कौन लोग हैं कि जो इदारे के अंदर वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं। तो असल में आपके जो राइट के जो दो ग्रेड्स हैं, दैट आर आउटस्टैंडिंग एंड एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन, ये वो लोग हैं कि जो दैट आर प्रोफेशनल इनफ, जिनको हम कहते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल से मुराद ये नहीं है कि जो मीट एक्सपेक्टेशन है वो आप उनको कह देंगे दे आर अनप्रोफेशनल, लेकिन देयर आर सम पीपल हु आर इन द ट्रांजिशन फेज, जिनको हम कहते हैं ट्रांजिशन फेज में है अनप्रोफेशनलिज्म से प्रोफेशनलिज्म की तरफ। तो ये जो मीट एक्सपेक्टेशन वाले लोग होते हैं या ये जो exceed expectations वाले लोग हैं, these are the people who basically used to fulfill the criteria of professionalism. They perform, they have good work ethics, they have good communication skills, and they know how to deal with the management, how to deal with their supervisor, how to deal with the co-workers, how to deal with the customers. So basically your target area is that outstanding and exceed expectations one. मैं आपको आसान ज़बान में कहता हूँ कि ये जो मीट एक्सपेक्टेशन वाले लोग हैं या ये जो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट या जो अनएक्सेप्टेबल हैं, दे आर बेसिकली एवरेज पीपल और मीडियोकर्स। एंड बिलीव मी और नॉट, यू पीपल आर नॉट बॉर्न टू बी एन एवरेज पर्सन, टू बी एन एवरेज इंडिविजुअल। एवरेज रहना ये कोई कामयाबी नहीं है। अगर आप एवरेज हैं तो फिर आपको सोचना चाहिए कि क्या आपको अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर किसी भी शोबे के अंदर एवरेज रहने के लिए पैदा किया? जी नहीं। आपके पास बहुत सलाहियत है, आपके पास बहुत टैलेंट है, यू हैव इनफ कॉम्पिटेंसी, बट यू नीड टू गेट अवेयर ऑफ दैट टैलेंट एंड कॉम्पिटेंसी। आपको पता होना चाहिए आपके अंदर क्या सलाहियत है, आपके अंदर क्या काबिलियत है, आपके अंदर क्या स्किल है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता। एक सर्वे में ये मालूम किया गया कि दुनिया के अंदर कितनी किस्म के टैलेंट या स्किल्स पाई जाती हैं। तो उसमें पता चला कि भाई दुनिया के अंदर 24 या 25 इकसाम की मुख्तलिफ स्किल्स या टैलेंट है कि जो लोगों के अंदर पाए जाते हैं,
और हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक ऐसी होती है जिसके अंदर उसको बड़ी कमांड या उसको बड़ी एक्सीलेंस हासिल होती है। लेकिन बाज लोगों को ये बहुत लंबे अरसे तक पता नहीं होता कि मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, मेरा एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। और बहुत अरसे बाद जब उनको पता चलता है तो वो फिर अफसोस कर रहे होते हैं कि यार एक्सेल किसी और एरिया में करने की कोशिश कर रहे थे, एरिया ऑफ स्ट्रेंथ कुछ और है। तो लिहाजा यू नीड टू डेवलप और यू नीड टू डिस्कवर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिस्कवर दैट एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, कि आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। उरूज असगर अली रेज हैंड, कुछ पूछना चाह रही हैं? जी सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ जो आपने कहा कि हम स्किल्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो है अपनी स्किल्स को मतलब थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई किया हुआ है कि जैसे मुझे फोटोग्राफी का इतना शौक है, अब वो मुझे नहीं पता कि मुझे किस लिहाज से, जबकि लड़कियों को इतना नहीं होता, वो इतना ज़्यादा घुस के किसी को नॉलेज भी नहीं होती ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इतने लड़कियों को होती है मुझे जितना लगता है। माशाल्लाह से मुझे एक टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और एक फोटोग्राफी के हवाले से, और एक होता है ना, जैसे आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो, जैसे पिक्चर वगैरह या कोई वीडियो बना रहे हो, इस लिहाज से भी आपको कि आप किस तरह से उसको बेहतरीन बना सकते हो, ये सब स्किल्स मुझे ऐसा लगता है मुझ में है और माशाल्लाह से मैं करती हूँ, तो मुझे लोग भी अप्रिशिएट करते हैं इस हवाले से। तो ये ओके, बात दैट्स जी गुड, दैट्स गुड, बट डोंट टेक इट एज फुल एंड फाइनल। ये भी याद रखिए, सर्वे ने ये हरगिज नहीं कहा कि लोगों के अंदर सिर्फ एक सलाहियत होती है या सिर्फ एक टैलेंट होता है। हो सकता है कि आपने इस एरिया को डेवलप कर लिया हो, लेकिन इसके अलावा भी कोई एक ऐसा एरिया हो कि जो आपका इससे भी मजबूत तर और एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला एरिया हो। वी नीड टू पुट आवर एफर्ट्स टू डिस्कवर दिस। हमें इसके लिए आपको पता है दुनिया के अंदर ऐसे टूल्स भी मौजूद हैं, दुनिया के अंदर ऐसे मॉडल्स भी और ऐसे मैकेनिज्म मौजूद है जिसके नतीजे में आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप को असेस कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन टूल्स, और न सिर्फ पर्सनैलिटी स्टाइल को बल्कि आप अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को, और दुनिया भर के अंदर बहुत बहुत जूनियर और प्राइमरी लेवल से इस पर काम किया जाता है कि बच्चे को उसकी पर्सनैलिटी टाइप को डिस्कवर किया जाए, उसके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को डिस्कवर किया जाए और लेट हिम और हर एक्सेल इन दैट एरिया। हमारे यहाँ पर तो सब, जिसको हम सॉरी टू से, लेकिन गधे घोड़े बराबर वाली चीज होती है कि सबको एक साथ लेकर चला जा रहा होता है और विदाउट डिफरेंशिएटिंग कि किसकी क्या लर्निंग नीड्स हैं और किसको किस तरह से डील किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ ये पर ये थोड़ा सा इस चीज की अवेयरनेस कम है। बहरहाल मैं आपसे जो गुफ्तगू कर रहा था वो ये कि ये जो एवरेज वाला एरिया या बिलो एवरेज है, आपको यहाँ नहीं जाना है। आपकी जो मंजिल है या आपका जो डेस्टिनेशन है या आपका जो टारगेट है वो बेसिकली एक्सीड एक्सपेक्टेशंस या आउटस्टैंडिंग की तरफ जाना है। आपने बेहतर करना है, बेहतर से बेहतरीन की तरफ अपना सफर जारी रखना है। आपने सुना होगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तबाह हो गया वो शख्स कि जिसका आज उसके गुज़िश्ता कल से बेहतर ना हो। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली गेट फ्रॉम आवर रिलीजन, कि आप अगर इस बात पर मुत्तफिक हो गए या आप कॉन्फिडेंट है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं जैसा करना चाहिए वैसे ही, तो जब इंसान इस पर मुतमईन हो जाता है तो यकीन जानिए उसके तबाही का सफर शुरू हो जाता है। लेकिन जो शख्स बेहतर से बेहतरीन की तरफ सफर जारी रखता है तो वो एक इंडिविजुअल है कि जो बिलाखिर कामयाबी की तरफ पहुंचता है। लिहाजा आपने अपने आप को ये देखना है कि सेल्फ असेसमेंट का जो है ना, जिसको हम कहते हैं कि अपने आप को मुस्तकिल असेस करते रहना, अपना रिव्यू करते रहना, कि आज जब आप सोने जा रहे हैं या सोने जा रही हैं तो आज आप अपने पूरे दिन को असेस कीजिए और उसका जायजा लीजिए कि आज मैंने जितने दिन के 24 आवर्स, जितने जागने वाले आपके घंटे थे आपने जो गुजारे हैं, तो आप उसको असेस कीजिए कि क्या मेरी आज के दिन की पूरे पूरे जो है वो रूटीन रहा है, और हर हर अमल को देखें इंसान और कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। जहां पर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो अल्लाह ताला का शुक्र कीजिए कि उसने आपको अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत दी। मैं जब कभी पलट कर देखता हूँ अपने माजी की तरफ पीछे, तो मुझे महसूस होता है कि अगर कुछ कामयाबियां मिली हैं तो अल्लाह ताला की रहमत और उसकी 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 जो है वो करम नवाजी से मिली है। मैंने अपने आप को कभी भी इस काबिल नहीं पाया। तो बजाय इसके कि इंसान जो उसको अगर कुछ अचीवमेंट्स मिलती हैं तो उस पर वो जो है वो अपने आप को प्राइड और रिकॉग्नाइज महसूस करे, उसको अल्लाह पे शुक्र करना चाहिए। और जहां पर एरियाज में इंप्रूवमेंट है तो उस पर फिर काम करने की जरूरत होती है। हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ इन दोज एरियाज। ठीक है, तो बात को फिर दोबारा से अपने पॉइंट की तरफ लाते हैं कि आउटस्टैंडिंग और एक्सीड एक्सपेक्टेशन। ये देखिए एक बहुत खूबसूरत सा एक कोटेशन मुझे एक जगह से मिला, that you must discover what you are made for and you must work indefatigably to achieve excellence in your field of endeavor।
आपने ये डिस्कवर करना होगा कि आपको बनाया किस लिए गया है, आपको किस चीज में एक्सेल अल्लाह ताला ने करने की सलाहियत दी है। और आपको उस एरिया का जब आइडेंटिफाई हो जाए, जब आप उस पे आपको ये इत्मीनान हो जाए कि यार दिस इज द एरिया आई शुड डिस्कवर और आई शुड गेट इनटू, और आपको पता चल जाए कि यार इसमें मेरी स्ट्रेंथ है, तो देन फिर उसमें एक्सीलेंस की तरफ जाना, बेहतरीन की तरफ जाना। इससे मुराद एक और बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी आइडियल पर्सनैलिटी अपने आप को बनाने की कोशिश करें। देखिए, इंसान जो है कभी मुकम्मल नहीं है, इंसान कभी कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। और ये भी गलत फहमी होती है कि अगर हम लोग आइडियल वर्ल्ड में रहें कि गुनाहों से या खामियों से मुबर्रा और पाकीज़ा कोई नहीं होता, लेकिन बेहतरीन का बेंचमार्क जिसको हम कहते हैं कि किसी को बेंचमार्क करना कि यार ये बेहतरीन है और उसके मुताबिक बनने की कोशिश करना, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योरसेल्फ। तो लिहाजा आपने ये देखना होगा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ यही एक्सपेक्टेड है और इसी तक मेरी सलाहियत महदूद है, ये इससे बेहतर है। और सेकंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर कॉल्ड टू बी अ स्ट्रीट स्वीपर you should sweep streets even as Michelangelo painted or Beethoven composed music। अब आप जिस भी शोबे में हैं, अब आप जो काम भी कर रहे हैं या कर रही हैं, उसमें बेहतरीन परफॉर्म कीजिए। बेहतरीन का मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सीईओ एज अ सीईओ ही बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, या आप एज अ डायरेक्टर या एज अ हेड ऑफ एनी डिपार्टमेंट ही आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। इवन आप स्वीपर ही क्यों ना हो, इवन आप एक मिड लेवल एम्प्लॉय क्यों ना हो, आप कोई एक ऑफिसर ही क्यों ना हो, आप जो काम कर रहे हैं उसको ऐसा करें कि आप अपने एरिया के अंदर एक मिसाल कायम करें। जैसे माइकल की एग्जांपल दिया है, इटालियन आर्टिस्ट था, उसकी उसको उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। इसी तरीके से बेथोवन के जो म्यूजिक कंपोजिशन थी वो अपने उसने स्टैंडर्ड सेट किया था। लिहाजा आप देखिए, कामों की खुशबू फैलती है। इदारे के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप काम करते हैं तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके दो तीन टूल्स होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस रेटिंग है, उसके जरिए पता चलता है कि भाई आपने कैसे परफॉर्म किया है। और एक और टूल है हमारे पास जिसको हम कहते हैं 360 डिग्री सर्वे, जो यूजुअली हम इदारों के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंडक्ट करते हैं। और ये जो 360 डिग्री सर्वे है, बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक इंडिविजुअल को, मैं फॉर एग्जांपल आई एम एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे मुझसे मुताल्लिक फीडबैक लिया जाता है मेरे सुपरवाइजर से, यानी मेरे ऊपर जो काम कर रहा है इसी तरीके से मेरे सबऑर्डिनेट से कि जो मेरे अंडर में काम कर रहा है, एंड विद माय पीयर्स या कोलीग्स के जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं 360 डिग्री सर्वे। तो इन सारों से मेरे मुतालिक, यानी हर इंडिविजुअल से के मुतालिक उससे उसका 360 डिग्री सर्वे किया जाता है, एक क्वेश्चनर दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि भाई नमीर साहब के प्रोफेशनल वर्क के बारे में आपकी क्या राय है, आप इनको रेट करें 1 2 3 4 5। आप इनके एथिक्स के बारे में इनको रेट कीजिए 1 2 3 4 5। आप इनकी कम्युनिकेशन के बारे में, आपको इनसे क्या शिकायतें हैं, ये क्या। तो ये जब 360 डिग्री सर्वे आता है तो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी की बेहतरीन असेसमेंट सामने आती है और फिर पता चलता है कि ये एक इंडिविजुअल ये एवरेज लेवल पे काम कर रहा है, इसकी इम्प्रूवमेंट एरियाज क्या हैं। या बाज एम्प्लॉयज ऐसे हाईलाइट होते हैं कि जिनको उनके सुपरवाइजर, उनके सबऑर्डिनेट्स, उनके पीयर्स या कोलीग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो वहां पर एक ट्रू रिफ्लेक्शन आती है किसी पर्सनैलिटी के बारे में, लिहाजा पता चलता है कि यार कौन इंडिविजुअल कहाँ पर है। तो ये 360 डिग्री सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। चलिए भाई अगले कोटेशन देखिए, द गोल इन लाइफ is to make the effort to do the best you are capable of doing in marriage, at your job, in your community, for your country. Don't measure yourself by what you have accomplished, but by what you should have accomplished with your abilities. The effort is what counts in everything. अब देखिए वही दोबारा वही बात कि जो आपने कर लिया है उस पर तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर मुतमईन ना हो जाइए, बल्कि देखिए कि जो मैंने कर लिया है बस इतना ही मुझे करना है या इससे आगे भी करना है, इससे आगे की भी कोई मंजिल है, इससे आगे भी सोचना चाहिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। कि आप रुक ना जाइए बल्कि आगे की तरफ बढ़ते रहिए, आगे की तरफ अपने विजन को जारी रखिए, आगे की तरफ सोचते रहिए। और देखिए ये विजन भी उसी वक्त बढ़ता है कि जब आपकी आपकी नजरों के अंदर वुसअत हो। हमारा किताबों से रिश्ता टूट गया है, हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है और उसके नतीजे में हम बहुत महदूद विजन के साथ इस वक्त दुनिया के अंदर जी रहे हैं।
आपका बराबर वाला मुल्क भारत है, इंडिया, इसके अंदर आप हर महीने हजारों किताबें छप रही हैं और लाखों किताबें बिक रही हैं। और एक हमारा मुल्क है, ना यहाँ पर अशात हो रही है, ना यहाँ पर उस तरीके से किताबों पढ़ने का रुझान है। इसी वजह से आप देखिए कि इंटेलेक्ट के एतबार से हम बहुत पीछे हैं, विजन के, सोच के एतबार से हम बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ पर रिसर्च का जो हाल है दुनिया जानती है, और आपके बराबर वाले मुल्क ने कितना आगे वो निकल गया है। दुनिया भर की तरक्की याफ्ता अक़वाम को जब देखते हैं और हम अपने आप को जायजा लें तो हमें शर्मिंदगी होगी। सो व्हाट एक्सपेक्टेड इज, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि देखिए आप ये सोचते रहें कि मैं इससे बेहतर की तरफ मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। और ये सेल्फ रिव्यू से पता चलता है, अपना जायजा लेने से। इसके लिए उर्दू में हम टर्म यूज करते हैं खुद एहतिसाबी की। आप में से कोई मुझे बताएगा खुद एहतिसाबी किसे कहते हैं? सर मे बी सेल्फ जजमेंट, मतलब अपने आप को ही एनालाइज, अपने आप को ही चेक करना। यस, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अपना जायजा लेते रहना, ये देखना, अपना जायजा लेना, ये सोचना कि मेरा इस वक्त जो ट्रैक है वो सही है या नहीं है, मेरी इस वक्त की जो अचीवमेंट्स हैं। आप बेंचमार्किंग करें, आप कंपेयर करें अपने आप को। लेकिन जो कंपटीशन है, ये जो कंपैरिजन है, ये कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ये डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो कंपैरिजन या कंपटीशन है, माजरत के साथ, उसको बड़ा नेगेटिवली हम लोग लेकर चल रहे होते हैं, और बड़ी मटीरियलिस्टिक अप्रोच के साथ कंपैरिजन और हमारा कंपटीशन चल रहा होता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि कंपटीशन भी किस चीज में होना चाहिए, और कंपैरिजन भी किन एरियाज के अंदर होना चाहिए। और देन यू थिंक कि यार मेरी बेहतर एरियाज ऑफ अकम्पलिशमेंट। वक्त महदूद है तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, अब थोड़ा सा इस मौजू को डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रोफेशनलिज्म बेसिकली डिस्क्राइब्स अ सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर इन द वर्कप्लेस based on our values and understanding of our professional roles evidenced in our behavior। एक ऐसा रवैया, एक ऐसा आपका बिहेवियर, आपका एक ऐसा जो मजमूई इदारे के अंदर रवैया और बिहेवियर है कि जिससे पता चलता है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो इदारे की या वो जो एक मतलूबा वैल्यूज हैं उनसे अलाइंड हैं या नहीं है। आपका जो रोल है वो मतलूबा रोल से अलाइंड है या नहीं है, और ये पता चलता है आपकी परफॉर्मेंस और आपके अमल से, आपकी एक्शन से पता चलता है। सो प्रोफेशनलिज्म कैन बी मेजर्ड, प्रोफेशनलिज्म कैन बी सीन, इट इज समथिंग दैट कैन बी सीन। लेकिन एक बात है कि ये बहुत सब्जेक्टिव है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये 1 2 3 4 5 काम कर लिए तो आप प्रोफेशनल हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स से बता सकता हूँ कि किस अंदाज में आप ये देख सकते हैं कि आपका रोल प्रोफेशनल है या नहीं है। यू कैन बी कॉल्ड अ प्रोफेशनल और नॉट, लेकिन कोई ऐसे इसमें कोई चेकलिस्ट नहीं बनाई जा सकती कि भाई ये 2 4 काम कर लिया आपने तो आप प्रोफेशनल है। बेसिकली बिहेवियर, वो बिहेवियर के जो एक्सपेक्टेड है, जो रिक्वायर्ड है एट वर्क प्लेस और इन योर प्रोफेशन, कि जो आपकी जो मतलूबा या ये जो दुनिया भर के अंदर ग्लोबली स्टैंडर्ड्स हैं एथिक्स एंड वर्कप्लेस से उससे अलाइंड हो, दैट इज बेसिकली अ प्रोफेशन। सो अकॉर्डिंग टू अ पोल, एक सर्वे या एक पोल कंडक्ट किया गया जिसमें पता चला नियरली 60% ऑफ द हायरिंग डिसीजंस फॉर न्यू कॉलेज ग्रेजुएट्स आर बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ एप्लीकेंट्स प्रोफेशनलिज्म। अब मेरे पास एक वैकेंसी है और मैंने उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट दिया है, और उसके नतीजे में मेरे पास वो चूंकि फ्रेश लेवल एक ट्रेनिंग मुझे रिक्वायर्ड है, तो उसमें मेरे पास जो है वो स्क्रीन होकर 40 या 50 एप्लीकेंट्स आए और मैंने उनको इंटरव्यू करना शुरू किया है। ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं इनके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस तो है नहीं कि जिसकी बेसिस पे मैं उनको ज्यादा रेट करूं या कम रेट करूं कि भाई इनके पास ज्यादा तजुर्बा है, इनके पास कम तजुर्बा है। अब द ओनली थिंग ऑन विच आई कैन रेट देम और आई कैन मेक डिसीजन ऑन इज बेसिकली देयर एटीट्यूड, देयर प्रोफेशनल एटीट्यूड, कि वो किस अंदाज में उस टेबल पर बैठकर उस इंटरव्यू के अंदर अपने आप को मनवाते हैं, अपने आप को सेल करते हैं। और एक टर्म यूज करते हैं हम सेल्फ ब्रांडिंग की, हाउ दे ब्रांड देमसेल्फ। वो किस तरीके से ये बताते हैं कि देखिए मैं ही हूं कि जो आपके इदारे में आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है इस वैकेंसी की, वो पूरा कर सकता हूं या कर सकती हूँ। सो प्रोफेशनलिज्म समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू लर्न अबाउट।
आपको आपके बीएस के बाद, या जो भी बीबीए है, या जो भी आपकी डिग्री है, उसके बाद आपको एक एजुकेशन सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, लेकिन प्रोफेशनलिज्म का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। दैट इज यू नीड टू लर्न, वो आपने सीखना होगा। वो इदारे में जाने के बाद भी आप सीखते हैं। सबसे अच्छा तो जो टीचर है, ये सबसे अच्छा जो उस्ताद है, वो तो वक्त होता है। वक्त और एक्सपीरियंस और तजुर्बा आपको सिखाता है। लेकिन कामयाब लोग वो होते हैं कि जो बहुत कम वक्त के अंदर सीख जाते हैं। ज्यादा वक्त जितना लगेगा उतना ज्यादा आप कामयाबी में जो है वो कामयाबी से हमकिनार होने में आपको वक्त लगेगा। लिहाजा जल्दी सीखने वाले वो लोग के जो अपने सीनियर से सीखते हैं, वो लोग ये तो जो तजुर्बों से सीखते हैं, वो लोग जो किताबों से सीखते हैं, वो जल्द कामयाबी हासिल करने की प्रोबेबिलिटी उनमें ज्यादा होती है। सो Sir, आई टोल्ड Naveen, यू दैट प्रोफेशनलिज्म इज sorry for सब्जेक्टिव। interrupting you. I यस want to ask a question. What parts of your job do you find most challenging? वी कैन डू वन थिंग, हम थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं अपनी स्लाइड्स के साथ। अगर आपको इसका जवाब आने वाली स्लाइड्स में मिल जाए तो दैट इज गुड, Okay, okay, no अदरवाइज problem. फिर इसका हम आखिर में मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, अभी Okay. कुछ चीजें हैं कि जो आपके सवाल से रिलेटेड हो सकता है, उसमें आंसर हो जाए। एग्रीड? सो अच्छा, प्रोफेशनलिज्म इज सब्जेक्टिव इन नेचर। मैंने आपको बताया कि बहुत सब्जेक्टिव है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैं बताऊं कि आपको 2-4 चीजें लिस्ट डाउन कर दूं कि इसके नतीजे में। लेकिन वी कैन ऑलवेज डिस्कस सम एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म। कुछ एरियाज ऐसे डिस्कस किए जा सकते हैं जिसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि आप अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म को डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस सम एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ द थिंग्स इज द कम्युनिकेशन। इंसान अपनी जबान से पहचाना जाता है। इंसान अपने अल्फाज से, अपने अंदाज़े तकल्लुम से, वो अल्फाज जो वो इस्तेमाल कर रहा होता है, वो वोकेबुलरी जो उसके पास है, और वो गुफ्तगू जो वो कर रहा होता है, और उसकी जबान उसकी आईनादार होती है। उससे पता चलता है कि एक इंसान की क्या वक़्त और क्या हैसियत और क्या उसका स्टेटस है। लिहाजा कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस कदर इम्पॉर्टेंट चीज है कि कम्युनिकेशन की बेसिस पे इदारों के अंदर जो है वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात नाकाम भी हो जाते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी इंटरेक्शन, आपकी गुफ्तगू, चाहे वो आप वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे रिटन कम्युनिकेशन हो, उसमें आपने अपने आप को बहुत डेवलप करना है। एक इसमें चीज़ है, एक तो लिसनिंग है। देखिए, हम समझते हैं या मैं यकीन रखता हूँ कि इदारों के अंदर जिन लोगों की लिसनिंग बहुत अच्छी होती है, तो वो बहुत वो अच्छा कम्युनिकेट भी करते हैं, और इसके साथ साथ वो अपने अपने जो रिस्पेक्टिव जॉब है उसके अंदर भी बड़े कामयाब रहते हैं। Workplace listening is a type of active listening that is generally employed in a professional environment. Workplace listening includes understanding the listening process, perception, interpretation, evaluation, and action, and its barrier that hamper the flow of that process. अब आपको बहुत वर्कप्लेस कम्युनिकेशन देखिए बहुत अहम है। अगर आपने सही कम्युनिकेट नहीं किया तो आपके एक्शंस या उसके आपकी कम्युनिकेशन के नतीजे में होने वाले एक्शंस के जो दूसरों ने लेने हैं वो गलत हो सकते हैं, और उसके नतीजे में हो सकता है कि ना सिर्फ ये कि मतलूबा अहदाफ या गोल्स और टारगेट्स हासिल ना हो सकें, बल्कि इसके नतीजे में ये भी हो सकता है कि कुछ और डिस्ट्रक्टिव चीजें हो जाएं। लिहाजा आपको बहुत जरूरी है कि जो कम्युनिकेट किया जाए उसको आप सही परसीव कर रहे हो, आप उस पर तवज्जो दें। देखिए, सीरियसनेस और कॉम्प्रिहेंसिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्क प्लेस। जब आप वर्क प्लेस पे आएंगे, जब आप काम करेंगे अपने प्रोफेशन में, तो आपको अंदाजा होगा कम्युनिकेशन की, लिसनिंग की और कहने और सुनने की बहुत खास अहमियत है। लिहाजा इसमें चाहे वो मैंने आपसे तस्करा किया कम्युनिकेशन, चाहे ईमेल के थ्रू हो, रिटन हो, चाहे टेली कन्वर्सेशन हो या फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो। अब ईमेल की अगर बात करें, आप दिन भर में मैं कई ईमेल्स रिसीव करता हूं और मैं कई ईमेल्स कर रहा होता हूं। ईमेल्स के थ्रू मैं जिसको मेरा फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुआ या मैं सिर्फ ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो सामने की जो ईमेल मेरे पास आई है, किसी इंडिविजुअल ने जो मुझे ईमेल किया है, उससे मुझे बहुत कुछ उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है,
उससे मुझे उसके एक्सपीरियंस, मुझे उसके कॉम्पिटेंस और उसके बारे में पता चलता है कि यार ये बंदा किस कदर टैलेंटेड है या ये किस कदर बंदा कमांड इन हिज और हर जॉब है। तो लिहाजा ईमेल बहुत जरूरी है कि ईमेल स्टार्टिंग फ्रॉम उसकी, आपकी ईमेल की सब्जेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए, आपने कैसे सामने वाले को एड्रेस करना है, उससे मुखातिब करना है, कितनी शॉर्ट या कितनी तवील ईमेल आपकी होनी चाहिए, ईमेल में ग्रामर का सही यूज, आपकी ग्रामर, आपकी लैंग्वेज, आपके अल्फाज का सही यूज। जो आप एक और चीज इंपॉर्टेंट देखेंगे जब आप वर्क प्लेस पे आएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ खास टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ खास इस्तिलाहात हैं कि जो इदारे के अंदर यूज हो रही होती है, उनसे आपको यूज टू होना बहुत जरूरी है। और वो भी आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होंगे, लेकिन जितना ज्यादा आप वक्त लगाएंगे चीजों को देखने में, डॉक्यूमेंटेशन को, और जो वर्क प्लेस रिलेटेड आपके पास मटेरियल है इन रिटन, जैसे जैसे आप उसमें उसको जितना ज्यादा उस पर पढ़ने की और देखने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी उस पर कमांड हासिल कर सकेंगे। सो ईमेल राइटिंग, ईमेल के थ्रू जो बातें होती हैं वो भी अगेन वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं। प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है कि ईमेल पर जो बात हो वो बड़ी पॉजिटिवली की जाए, उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट या पर्सनल एस्पेक्ट शामिल ना हो। आप वर्क प्लेस रिलेटेड, आप रोल और पोजीशन रिलेटेड, आप जॉब रिलेटेड बात करें तो जॉब रिलेटेड ही जवाब होना चाहिए। और आप उसमें पर्सनल देखिए, चाहे वो ईमेल हो या चाहे फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, जहां पर पर्सनल एस्पेक्ट शामिल होता है तो वहां पर डिस्ट्रक्टिवनेस शामिल हो जाती है। लिहाजा यू शुड बी वेरी मच प्रोफेशनल इस एस्पेक्ट से कि आप कि ईमेल एक प्रोफेशनल ईमेल हो, और उस एस्पेक्ट से हम अपने इदारों के अंदर ईमेल राइटिंग पे भी लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन सारी चीजों में कमांड हासिल कर लेंगे तभी जाके इदारे के अंदर आप एंटर होंगे। देयर इज ऑलवेज अ गैप। जो हमारे पास न्यू एम्प्लॉय आता है उसमें, फॉर एग्जांपल न्यू एम्प्लॉय लाइज हेयर, और जो एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर है, तो देयर इज ऑलवेज अ गैप and there is a natural gap, and we usually used to have trainings for employees to bridge this gap. उसके लिए हम trainings रखवाते हैं, तो employees को इस पर train किया जाता है। इसी तरीके से टेली कन्वर्सेशन, जब आप फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, दिन भर में कई ईमेल, कई कॉल्स आ रही होती हैं और कई कॉल्स आप कर रहे होते हैं, तो उस पर भी कितनी मुख्तसर बात करनी है और किस अंदाज से अपनी बात को रखना है। जो लंबी बातें करते हैं लोग वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। देखिए, आपको एफिशिएंट भी होना है और आपको इफेक्टिव भी होना है। एफिशिएंट का मतलब यह है कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के इस्तेमाल के साथ आपने अपने अहदाफ को हासिल करना है। इफेक्टिव का यह है कि वो जो आपके एक्शंस हैं या जो आपकी जो एफर्ट्स हैं, वो उनके असरात और उनका इम्पैक्ट, ये दोनों चीजें आपने लेकर चलनी है। तो टेली कन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यूजुअली बात कर रहे होते हैं, बात सुन रहे होते हैं, तो उसमें आपने इफेक्टिवली किस अंदाज में बात करनी है, यू नीड टू लर्न अबाउट, ठीक है। एंड देन फेस टू फेस इंटरेक्शन, जब आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हो उसमें कई एरियाज हैं कि मिसाल के तौर पर आप किसी के रूम में, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बॉस के पास जा रहे हैं, यू आर नीडेड टू एंटर इनटू हिज रूम या हर रूम, तो आप पहले नॉक कीजिए और उसके बाद आप उसमें एंटर हो। इसी तरीके से जब आप किसी के साथ प्रोफेशनल वर्ल्ड में होते हैं, कोई मीटिंग करने जा रहे होते हैं, ऑलवेज टेक अ डायरी विद यू जिसमें आप चीजें नोट कर रहे हो। अगर आपको ये तवज्जो दिलाई जाए कि भाई आप से कुछ बातें करनी है तो आप डायरी लेकर आइए, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप खुद इस बात को ख्याल करें कि आपके पास कुछ नोटिंग पैड या कोई डायरी होनी चाहिए कि जिसमें आप उन बातों को महफूज कर सकें। इसी तरीके से रिस्पॉन्सिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे कोई बात पूछी जाए तो आप उसको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करें। और प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड आप उसी वक्त कर सकते हैं कि जब आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो उस चीज से मुताल्लिक, आप बहुत अप टू डेट हों। अगर आप अप टू डेट नहीं है, और आप देखिए जो दुनिया के अंदर ये लोग इतने समझदार होते हैं कि वो आपको गेज कर रहे होते हैं, वो आपको जज कर रहे होते हैं, वो आपको एग्जामिन कर रहे होते हैं कि यार इसकी नॉलेज कहाँ तक है, इसको किस हद तक चीजें अपडेट है या नहीं है। तो अपडेटेड एम्प्लॉइज आर सक्सेसफुल एम्प्लॉइज। जो लोग अपडेट नहीं होते, जिनको पता नहीं होता डिपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या है इस वक्त की क्या हमारी जो है वो बिजनेस विजन है, तो वो लोग बहुत कामयाब नहीं होते। तो आपने अपने आप को अपडेट रखना भी बहुत जरूरी है, और उसके लिए स्पेसिफिकली बहुत जरूरी है कि आप कंसंट्रेशन के साथ आप कोशिश करें। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स दे हैव इश्यूज इन देयर लाइफ, दे हैव चैलेंजेस इन देयर लाइफ, बट उसको उन चैलेंजेस को मिनिमाइज करने की जरूरत होती है। उनको हम मिटिगेट नहीं कर सकते, उनको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनको मिनिमाइज करना है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर चलें।
कि आप घर पे भी वक्त दें, घर पे भी आपकी चीजें हों, लेकिन वो घर की जो आपके मामलात हैं, जो फैमिली की चीजें हैं, उनका इम्पैक्ट आपके वर्क प्लेस पर ना आए, और उसको मिनिमाइज करने की जरूरत होती है। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन में भी आप जब लोगों के साथ बात कर रहे हो तो रेलिवेंट टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हो, बात फिर मैं कहूंगा कि मुख्तसर हो। तवील बातें, देखिए वक्त का भी ज़िया है, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंसान जितना ज्यादा बोलता है उतना ज्यादा फंसता है। ये भी मेरा तजुर्बा है कि आपकी जबान से निकलने वाले जो अल्फाज हैं, कहते हैं ना कि जबान से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकले हुआ तीर वापस नहीं आता है। तो आपने जबान का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिलीजियस एस्पेक्ट से भी, कि आपकी जो जबान है वो आपको एक मैंने वाक़या पढ़ा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलने के लिए हज़रत उमर एक दफ़ा उनके घर गए, और व्हेन हज़रत उमर एंटर्ड इनटू हिज हाउस व्हाट ही सॉ, उन्होंने देखा कि अबू बकर सिद्दीक़ बैठे हुए अपनी ज़बान खींच रहे हैं। तो हज़रत उमर ने पूछा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया कि उमर, मुझे डर लगता है कि ये ज़बान मुझे जहन्नुम में ले जाने का बाइस ना बन जाए। सो दिस ये आपकी ज़बान जो एक छोटा-सा आपके जिस्म के का टुकड़ा है, छोटा-सा बॉडी पार्ट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपनी ज़बान के इस्तेमाल के हवाले से मैंने ये देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो मीडिया है इसने हमें बहुत बेएहतियात कर दिया है। अब हम बहुत सीरियस या बहुत संजीदा नहीं है अपने ज़बान के इस्तेमाल के हवाले से, और उसके नतीजे में फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी हमें फेस करने पड़ते हैं। सो जो कन्वर्सेशन है, जो ईमेल है, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, यू नीड टू बी वेरी मच प्रोफिशिएंट एंड वेरी मच प्रोफेशनल इन दैट एस्पेक्ट। इसी तरीके से आपका जो इंटरेक्शन है लोगों से, जो आपकी आपकी मुलाकातें हैं, आपकी जो बातचीत है, देखिए आपने वो सुना होगा कि जो दिलों को फतह कर ले वही फातह ज़माना। जो जो इंडिविजुअल मैंने इदारों के अंदर देखा है, मुझे 2 इदारों के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का इत्तेफाक हुआ है, एक सर्विस इंडस्ट्री से और एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैंने देखा है कि जो कामयाब लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, और कामयाब लोग वो होते हैं कि जो हर चीज ईमेल पे नहीं, बल्कि बहुत सारी चीजें उनकी कॉल पे हो जाती हैं, उनके कहने पर बातें काम हो जाते हैं। और ये वो लोग होते हैं कि जिनका लोगों में एक्सेप्टेंस होती है, जो जिसको हम कहते हैं कि पीपल्स लीडर। वो लोग कि जो बज़ाहिर बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पर नहीं होते, लेकिन लोगों में उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा होती है। लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, लोग एक अच्छे आदमी के तौर पे उसको एक्सेप्ट करते हैं, लोग उनको एक प्रोफेशनल इंडिविजुअल के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, और लोग जानते हैं कि ये वो आदमी है कि जो जिसकी इंटेग्रिटी के एस्पेक्ट से, जो ट्रस्ट के एस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। लिहाजा आपने अपने इंटरेक्शन के अंदर अपने आप को मनवाना बहुत जरूरी है। सो प्रोफेशनल कर्टेसी एंड रिस्पेक्ट की जहां तक बात है, ऑलवेज टेक द टाइम टू बी पोलाइट एंड टू ट्रीट योर कोवर्कर्स एंड सुपरवाइजर विद रिस्पेक्ट। इज्जत कीजिए और आपको इज्जत मिलेगी। एक रिस्पेक्टेड आदमी वही होता है जो रिस्पेक्टफुल होता है। लिहाजा लोगों को इज्जत देना, चाहे वो बहुत आपके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी कंपनी का, आपके इदारे का चौकीदार ही क्यों ना हो, उससे लेकर और सीनियर मोस्ट आप सबको इज्जत देने वाले हों और आप सबकी रिस्पेक्ट करने वाले हों। इसी तरीके से क्रिटिसिज्म से बचें। बिला वजह आप प्रोसेस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप सिस्टम को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स को क्रिटिसाइज ना कीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप सिस्टम पे बात करें, आप पूरे स्ट्रक्चर पे बात करें, आप प्रोसेस पे बात करें, ठीक है। और व्हेन डिसएग्रीमेंट्स अराइज और अ करेक्शन इज रिक्वायर्ड, तो आप ये ना बोलें आई डोंट लाइक दिस, बल्कि आपका अंदाज ये होना चाहिए कि दिस इज व्हाई आई एम इन अ पोजीशन विद दिस एंड आई हैव सजेशन। ये भी याद रखिए कि कामयाब लोग वो होते हैं कि जो मसलों को फंसा नहीं देते, बल्कि कामयाब लोग मैंने देखे वो हैं जो सोल्यूशन के साथ आते हैं। वो बताते हैं कि यार ये ओके, दिस इज द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन इज दिस। आप उसका सोल्यूशन भी दीजिए लोगों को। आप कोशिश कीजिए कि खुद जब कोई प्रॉब्लम हो तो उसके सोल्यूशन की तरफ जाइए। बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो कामयाब लोग हैं, वो यही होते हैं कि जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा आपके पास सोल्यूशन भी होना चाहिए। ये जो अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, जिसकी बेसिस पे आपको अशरफुल मखलूक कहा गया है, तो इसका इस्तेमाल करने की आदत डालिए, सोचने की आदत डालिए, सॉल्यूशंस की तरफ जाने की आदत डालिए। अब आप टीम में काम कर रहे होते हैं तो टीम बिहेवियर क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले नंबर 1, नो कंप्लेनिंग एट ऑल अंटिल विलिंग टू टेक एक्शन। शिकायतों से बचें। देखिए शिकायतों का टाइम नहीं होता है, ये शिकायतें सुनने का टाइम नहीं होता है।
आप बहुत ज्यादा शिकायतें करते रहें तो उससे बचें, बल्कि कोशिश करें कि आप एक्शन ओरिएंटेड अपने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें कि उनसे बच सकें, या उसको किस तरीके से अप्रोच करना है किसी मसले के हल के लिए, वो आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए। देन ब्लेम द प्रोसेस नॉट द पर्सन, नंबर 2। नंबर 3 है रिस्पेक्ट एवरीवन ऑन द टीम अज्यूमिंग गुड मोटिव्स। नंबर 4 डायरेक्टली कन्फ्रंट विद नो ट्रायंगुलेशन। इदारों के अंदर कामयाबी की एक और बात है, देखिए इदारों के अंदर बातें छुपी नहीं रहती हैं। आपने किसी से मुताल्लिक अगर कोई बात किसी से की है तो वो अल्टीमेटली उसको पता चल जाती है। लिहाजा ये जो दुनिया है ना, ये कहते हैं ना बड़ी एक हम जो कहते हैं, हम तो किसी और एस्पेक्ट से कहते हैं कि ग्लोबल विलेज है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक ग्लोबल विलेज नजर आएगा आपको, कि बातें पता चल जाती है लोगों को। लिहाजा किसी से मुताल्लिक कोई फीडबैक देना है तो कोशिश कीजिए डायरेक्टली दीजिए, और ये बड़ी अच्छी चीज होती है कि आप उसको डायरेक्टली बजाय इसके कि किसी और के थ्रू फीडबैक देने की कोशिश कर रहे हो। इसमें ये जरूर होता है कि उसकी नाराजगी का खदशा होता है, लेकिन फ्रूटफुलनेस ये होती है कि उससे बेनिफिट होता है कि डायरेक्ट बंदे से बात की जाए या उसको उसकी किसी चीज पर तवज्जो दिलाई जाए, तो बेहतर ये होता है कि उसके नतीजे में जो बिगाड़ है वो कम से कम पैदा हो। नंबर 5 इज वॉइस ओपिनियंस स्ट्रांगली एंड रिस्पेक्टफुली। आप अपनी बात को रखिए। आप अगर मीटिंग के अंदर खामोश बैठे हुए हैं, पूरी मीटिंग खामोशी के साथ कंक्लूड हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत कामयाब हैं या आप बहुत जो है वो मुदब्बिर और बड़े मुफक्किर किस्म के आदमी हैं, या आप इंडिविजुअल हैं जिसने बस चीजों को समझ लिया। नहीं, आप अपनी बात रखिए, उससे पता चलेगा कि यू आर थिंकिंग। और अगर कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है, अगर कोई ऐसा डिस्कशन है कि जिसमें आप अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने पॉइंट रख सकते हैं, तो इसमें कभी पीछे ना रहिए। नंबर 6 थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली रिलाई ऑन एंड रीस्टेट व्हाट यू नो टू बी एब्सोल्युटली ट्रू। देखिए इदारों के अंदर अगर गलत स्टेटमेंट दी जाए या गलत स्टेटमेंट को कैरी किया जाए तो उससे बड़ा नुकसान होता है। तो जिस बात पर आप श्योर हो कि यार ये बात सच है, ये बात दुरुस्त है, तो उस पे ही कायम रहिए और उसी को आगे बढ़ाइए। लिहाजा गलत इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत डिस्ट्रक्शन की तरफ या रॉन्ग डिसीजन की तरफ ले जा सकती है। द 7th थिंग इज फुली कमिट टू टीम डिसीजंस एंड स्ट्रेटजीज। अब जो टीम डिसीजन है, मैं मिसाल के तौर पे डिसीजन लिया जा रहा है और मैं कहूँ कि यार मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, आप इत्तेफाक नहीं भी करते, और अगर वो डिसीजन हो गया है, सो नाउ वंस द डिसीजन हैज बीन मेड, तो अब ये सबका डिसीजन है और सबने उसको सपोर्ट करना है। अब ये नहीं कह सकते यार मैंने तो ये कहा था और मैं तो इस डिसीजन के साथ नहीं हूँ। ठीक है, आपका ओपिनियन डिफर कर सकता है, लेकिन अब आपने वंस द डिसीजन हैज बीन मेड, तो अब आपने सपोर्ट करना है और अब आपने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है। इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी, क्रिएट अकाउंटेबिलिटी अमंग द टीम्स। इदारों के अंदर अगर एहतिसाब का अमल ना हो, अकाउंटेबिलिटी का अमल ना हो, तो वहां पर बिगाड़ पैदा हो सकता है। इसकी आला मिसाल हमारे सरकारी इदारे हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। सो देयर नीड्स टू बी अ सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरीवन, इवन बी अ गेटकीपर और द सीईओ ऑफ द कंपनी। और जो 9th वन है वो ये है कि आप इन ग्राउंड रूल्स जो है इनको पे खुद भी अमल करें और दूसरों को भी कहें। लिहाजा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किसी से कोई बात एक्सपेक्ट करें तो सबसे पहले आप उसका मजहर हो, आप खुद उसको प्रेजेंट कर रहे हो, आप खुद उस पर अमल कर रहे हो, तभी जाके आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उस बात पर अमल करें। इसके बाद आखिरी जो चीज है, मैं थोड़ा सा वक्त भी हमारा खत्म हो रहा है, वर्क एथिक्स पे बात करते हैं हम, कि काम के हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एथिक्स हैं, अखलाकियात हैं, उसमें नंबर 1 थिंग इज इंटेग्रिटी। An employee with integrity fosters trusting relationships with clients, co-workers, and supervisors. Co-workers value the employee's ability to give honest feedback. Clients trust the employee's advice. Supervisors rely on the employee's high moral standards, trusting him not to steal from the company or create problems. Integrity बहुत important है। देखिए अगर आप एक दफा झूठ बोल दें और वो झूठ रिकॉग्नाइज हो जाए, पता चल जाए ये झूठ है, तो आपको अपना इमेज बनाने में सालों लग सकते हैं, लेकिन इमेज खराब होने में 1 मिनट लगता है या चंद सेकंड लगते हैं। लिहाजा इंटेग्रिटी बरकरार रखना एक मुश्किल काम और एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। आपका जो लोग ये पहचानते हो कि यार ये शख्स झूठ नहीं बोलता, ये शख्स ट्रस्ट वर्दी है, इस पर एतबार किया जा सकता है। लिहाजा ट्रस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेग्रिटी इंडिविजुअल की बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने आप को कोशिश कीजिए कि आप किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग मामलात में ना उलझाएं, और आप अपने आप को हमेशा किसी भी तरह की शख्सियत पे लगने वाले दाग से जो है वो
पाक रखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज बीइंग फीमेल, आप लोग चूंकि मेजॉरिटी या बल्कि सारी ही फीमेल यहाँ पर इस फोरम पर हैं, तो बीइंग फीमेल देखिए एक और मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कि फीमेल एम्प्लॉयज के लिए जितना ज्यादा इदारे के अंदर दे गेट रिजर्व्ड, तो वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रिजर्व रहने का मतलब ये नहीं है कि वो कंट्रीब्यूट ना करें या उनके अंदर टीम स्पिरिट ना हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि काम की हद तक रिलेशनशिप और काम की हद तक जो है वो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और कीप योर सेल्फ, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को बरकरार रखें, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को कभी खोने ना दें, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके अंदर एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए। आपको कोई काम दिया गया है तो जो लीडर्स होते हैं वो लोग कि जो जिम्मेदारी लेते हैं, जो शोल्डर शिफ्टिंग नहीं करते कि भाई अगर मिसाल के तौर पे कोई चीज कामयाबी हुई तो उसमें तो मुझे स्टार लगने चाहिए, लेकिन नाकामी हुई तो फिर नहीं ये इसकी वजह से हुई। नो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए आप कि हाँ ये हमारी चीज थी या हमारा टास्क था, इसकी वजह से नाकामी हुई, लेकिन विल गेट इट इम्प्रूव, हम बाद में फ्यूचर में इसको इम्प्रूव करेंगे। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी तरीके से आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हो कि इदारा आपको प्रमोट करते वक्त इस बात में मुतमईन हो कि यार ये जिम्मेदार है और इसको आगे प्रमोट किया जा सकता है। द थर्ड थिंग इज एम्फेसिस ऑन क्वालिटी। आपका काम क्वालिटी वर्क होना चाहिए। और क्वालिटी क्या है? क्वालिटी हम किसे कहते हैं कि जो बेंचमार्क है या जो रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं या एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज हैं, उनके मुताबिक आप काम कर रहे हो या काम कर रही हो। तो आपका काम मीडियोकर एवरेज वाला ना हो, बल्कि क्वालिटी वर्क होना चाहिए। और उस क्वालिटी वर्क के लिए देखिए बाज इदारों के अंदर बाज सेट पैटर्न्स होते हैं कि जो अप्रिशिएट किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसमें किस हद तक इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड है और क्या इंफॉर्मेशन है जो मैं अगर अपडेटेड दूं तो उससे इदारा भी खुश होगा, मैनेजमेंट भी खुश होगी, और क्या इंफॉर्मेशन नहीं है देने की। सो यू नीड टू थिंक अबाउट दैट, एंड वो सारी चीजें आपने करनी होंगी। इसी तरीके से डिसिप्लिन, नज्म ज़ब्त जिंदगी के अंदर जैसे जरूरी है, ऐसे आपके इदारे के काम में भी प्रोफेशनलिज्म के अंदर भी जरूरी है कि आप अपना टास्क, अपना असाइनमेंट टाइम पर कर रहे हो। अगर आप लेट हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उस पर अपडेट करें, आप उस पर, आप इंसान हैं, आप कोई मशीन नहीं है कि आप लेट नहीं हो सकते, लेकिन आप उसमें लूप में रखें, आप इन्फॉर्म्ड रखें। कीप योर सुपरवाइजर्स एंड द मैनेजमेंट इन्फॉर्म कि भाई ये चीज है, ये चैलेंज है, इसकी वजह से वी आर गेटिंग लेट, और हम इस वक्त तक आपको ये रिजल्ट दे देंगे। और उसके बाद आखिरी चीज है सेंस ऑफ टीम वर्क। जब आप इदारे के अंदर हैं तो कोई काम भी अकेले नहीं किया जा सकता, सारी चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं, टीम वर्क का हिस्सा होती हैं। सो यू एज एन इंडिविजुअल, जो देखिए मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए, लेकिन अगर मेरी टीम मुझसे खुश नहीं है तो मैं इदारे के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। टीम होती है, टीम वर्क होता है। एक इंडिविजुअल प्लेयर जो होता है वो कामयाब नहीं होता, जो टीम प्लेयर होता है वो हमेशा कामयाब होता है। और उसको सर रिकमेंड भी किया जा रहा होता है, उसको रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा होता है, और बहुत जरूरी होता है कि वो जो है वो टीम के साथ प्ले करे। तो these were some of the things that I observed in the organization with respect to professionalism, and I thought that I should present to you people so that you may come to know something about professionalism. तो ये चंद बातें थी। अभी किसी कोई कुछ कहना चाह रहा था? यस प्लीज। सर मैं ये कह रही थी कि आप कह रहे हैं ना कि असाइनमेंट्स वगैरह अगर कोई कर ले इंडिविजुअल तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता एज कम्पेयर टू टीम वर्क, लेकिन वो टीम वर्क भी इस लिहाज से अच्छा हो सकता है ना कि अगर आपके टीम मेंबर्स ज़्यादा मतलब बिल्कुल ऐसे हैं, एक्टिव हैं, और मतलब उनका बिल्कुल मतलब एक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। मेरा ये मानना है। इंडिविजुअल भी कर सकता है, टीम वर्क भी अच्छा जब ही हो सकता है कि जब वो सारे पार्टिसिपेंट एक्टिव हों। शाबाश, अच्छी बात आपने कही। देखिए आपकी जो टीम की नाकामी है ना, आपको जो जब अप्रेज किया जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल जब आप होगा, आपको रेट किया जाएगा, तो वो आपकी इंडिविजुअल एफर्ट्स पे किया जाएगा। हो सकता है कि आपकी टीम इस दफा नाकाम रही हो, लेकिन आप आउटस्टैंडिंग करार पाए, उसकी वजह ये कि आपने अपने एफर्ट्स दिए हैं, ठीक है। और वो जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, अगर उन्हें, देखिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि काम की खुशबू महसूस होती है, पता चलता है, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि यार किसने इस साल कितना एफर्ट किया है, किसका कितना इस साल का कंट्रीब्यूशन है। सो आपकी इंडिविजुअल एफर्ट्स होने चाहिए। हो सकता है कि भाई आप अपने टारगेट्स अचीव ना कर सके हो, ठीक है। मैं जिस साल में प्रमोट हुआ था इदारे के अंदर, तो उस साल मेरे बहुत सारे टारगेट्स रह गए थे, लेकिन
The thing on which I got promoted were my efforts, क्योंकि बहुत सारे external factors थे जिन पे मेरा जिन पे मेरी गिरफ्त नहीं थी, जो आउट ऑफ कंट्रोल थे, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब उनकी वजह से अगर गोल्स अचीव नहीं हो सके तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल के एफर्ट्स नहीं है, इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होता है। तो वो फिर तो अगर आपने सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि देखिए कामयाब मैनेजर्स कौन होता है। मैंने इदारे के अंदर दो तरह के लोगों को देखा है। एक वो लोग होते हैं कि जो अपने साथ इनकॉम्पिटेंट लोगों को लेके खुश होते हैं। उसकी वजह ये होती है वो समझते हैं कि यार ये हमारे साथ रहेंगे, ये तो परफॉर्म कर नहीं रहे, इनकी इनकी इनके झुरमट के अंदर मैं हाईलाइट होता रहूंगा और मुझे आगे जो है वो प्रमोशन मिलती रहेगी। लेकिन ऐसे लोग लॉन्ग टर्म बेसिस पे नुकसान का शिकार होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अपने साथ बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट टीम रखते हैं, कॉम्पिटेंट को वर्कर्स रखते हैं, और उनका विजन ये होता है कि यार ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। देखिए बाज़ औक़ात मैं अपने सबऑर्डिनेट से सीख रहा होता हूँ, बाज़ औक़ात मेरे सबऑर्डिनेट्स मेरी जो परफॉर्मेंस है उसमें अचीवमेंट का बाइस बनते हैं। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपके पास कॉम्पिटेंट टीम, अगर आप समझते हैं कि आपकी टीम में लोगों में कॉम्पिटेंसी नहीं है या कम है, तो आप उनको डेवलप करें। कामयाब मैनेजर्स या लीडर्स जो होते हैं वो अपनी टीम को डेवलप करते हैं, और उसके नतीजे में फिर जब टीम अचीवमेंट होती है तो लाजमी तौर पे उनकी रिकॉग्निशन भी हाई हो रही होती है, और उसके नतीजे में उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा होता है। और शिजा ने कोई क्वेश्चन किया था, अगर आपको आंसर मिल गया तो शो के। मेरा क्वेश्चन है कि कुछ लोग जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनकी थिंकिंग होती है कि आप जितना खामोश रहोगे, गलत बात को बर्दाश्त करोगे, आप इतना सक्सेसफुल रहोगे। कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि अगर हम खामोश रहेंगे और लोगों को बर्दाश्त करते रहेंगे तो जो सामने वाला हमें फॉर ग्रांटेड ले लेगा, हमेशा दबाता रहेगा। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए ये जो एस्पेक्ट है ना, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, इसके लिए टर्म यूज करते हैं। और एक टर्म हम और यूज करते हैं जो हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की। ये दो तीन इस्तेलाहें इस तरह की यूज करते हैं। आपसे रिलेटेड जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे रिलेटेड जो बात है उसको आप एक्सप्रेस कीजिए, और डोंट लेट एनीवन हार्म योर वर्क, या अब वो आपको नुकसान पहुंचाए, या आप उस पर फर्म रहिए, आप उस पर बात कीजिए और आप उसके लिए फाइट कीजिए। लेकिन जहां आप समझते हैं कि आपका उससे कोई इम्पैक्ट नहीं है, रिलेटेड चीजें, बाज लोग उन चीजों में बहुत ज्यादा आर्ग्यू कर रहे होते हैं, डिबेट कर रहे होते हैं जिनमें उनका डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता, तो दैट इज नॉट समथिंग रिक्वायर्ड। लेकिन जहां तक आपकी बात है, अब आप समझते हैं कि किसी मसले में खामोश रहना, ये भी वक्त के साथ इंसान को तजुर्बा आता है या उसकी हिकमत समझ में आती है कि जिन बाज मामलात ऐसे होते हैं, डिसीजन होते हैं जिसमें खामोश रहना बेहतर होता है। ऐसा भी होता है बहुत जगहों पर कि जहां आपको लगता है कि यार ये मेरी इंडिविजुअल राय एक्चुअली कोई जिसका जो है इम्पैक्ट नहीं होगा, तो लिहाजा उन मामलात में या उन एरियाज के अंदर बेटर टू कीप योरसेल्फ क्वाइट। लेकिन जहां आप समझते हैं कि यार मेरे खामोश रहने से कोई डिसीजन हुआ और वो इदारे की वसीतर मफाद में नुकसानदेह होगा, तो वहां पर आपको बोलना चाहिए, वहां पर आपको खामोश नहीं रहना चाहिए। Thank you so much, sir, for a wonderful session. I hope all the participants enjoyed this amazing presentation. Sir Nameer, is there anything else you wanted to wrap up? कितना टाइम रह गया हमारे पास? Sir, 1 hour तो हो गया. अच्छा, I just want to conclude my words with some verses, with some words from the अल्लामा इकबाल's poetry. अल्लामा इकबाल के चंद अशार मुझे बहुत पसंद है, और मैं वो अक्सर जो वो बड़ा मोटिवेशन देते हैं, वो बहुत एनर्जी देते हैं, और उनको समझने के लिए आप लोगों को भी मौका मिले तो आप थोड़ा सा टाइम लगाइएगा। वो अल्फाज ये हैं कि ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। थैंक यू। Now I would like to call Ms. Madiha Shayan to say a few words. Thank you, Shiza. First of all, I'm very much thankful to Mr.
Nameer about he give us our precious time and sharing our precious knowledge with us. Especially, sir, the best thing which I can get from all the talking about which you are doing in this session, that you are encouraging and motivating and giving us the practical knowledge of the organization, and that is so much encouraging that you are telling us कि बाकी होता क्या है. एंड जो मुझे जो एक और चीज बहुत अच्छी लगी, यू आर इनकरेजिंग माय स्टूडेंट इन अ वे ऑफ कि आपने उन्हें बुक्स के हवाले से रेफर किया, आपने उनको जो है कुरानिक वर्सेस के साथ रेफर किया. सो आई एम वेरी मच थैंकफुल सर कि जो है आपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड के हवाले से, एक्चुअली हमारा एक्सपोजर जो है प्रैक्टिकल वर्ल्ड के हवाले से थोड़ा कम होता है बीइंग अ वुमेन आल्सो इन ए यूनिवर्सिटी. तो हम लोगों के बाहर के हवाले से यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपोजर्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं. सो बाय दिस प्लेटफॉर्म हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ के जो प्रॉब्लम्स और वहाँ के जो बेनिफिट्स होते हैं. सो वंस अगेन सर, आई एम वेरी मच थैंकफुल ऑफ योर्स टू गिविंग अस प्रीशियस टाइम. और आई जस्ट विश सर कि इंशाल्लाह जब ये कोविड खत्म हो जाएगा तो हम जरूर आपको इनवाइट करेंगे हमारी यूनिवर्सिटी में. आप सर जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में मैं आपको बिल्कुल एज अ फैकल्टी मेंबर आई इनवाइट यू देयर, और वहाँ पे हमारी मुलाकात हो, मैं अपने फैकल्टी मेंबर से सर आप लोगों को मिलवाऊं और आपकी जो कीमती जो नॉलेज है वो आप हमारे साथ शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. सो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड बेस्ट ऑफ लक सर फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स. Thank you, Ms. Madhiya, for your guidance and support. Thank you once again, sir, for your valuable time, and thank you all for joining us. I appreciate you being here for the session, and thank you so much to Rouge also for correcting my issue on timely manner. That's all for today. I hope you have learned and enjoyed this session. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.